चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। क्वेश्चन नंबर 51, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स मेनली ऑन। सबसे ज़रूरी चीज़ टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या टीचिंग क्वालिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्लास की साइज़, टीचर्स बिहेवियर, टेक्नोलॉजी या सिलेबस। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्वेश्चन बड़ा इजी है। मैं आपको इसलिए इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के एक पॉइंट पे आ जाए, जिससे कि जब आप हार्ड क्वेश्चंस को डील करो, जो सब्जेक्ट बेस्ड पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी वाले, ठीक है, तो उनको आप तभी समझ पाओगे जब आपको इजी चीज़ें पता होंगी। अगर आपको पता ही नहीं है टीचर्स का बिहेवियर कितना ज़रूरी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्या है, ठीक है, तो आप बहुत गलत तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे और वहीं पर होती है असली मिस्टेक। इसीलिए मैंने एक पूरी वीडियो बना दी जितने भी साइंटिस्ट ज़रूरी हैं उनके ऊपर। आप जाकर के वो वीडियो देखो, आपको ये सब क्वेश्चंस और हलवा लगेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आप गलत कर रहे होगे। जो लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पहले नहीं पढ़े हैं या सीरियस होके नहीं पढ़े हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है, जिससे कि आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरीके से डेवलप हो जाए कि आप क्वेश्चंस को सही से अप्रोच कर सको। नहीं तो आप कहते जाओगे इजी क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे हार्ड क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे बेसलेस क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, इतना याद रखिएगा। तो सबसे ज़रूरी क्या है? टीचर का बिहेवियर। कोई भी बात हो, अगर टीचर सही नहीं है तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत गंदे तरीके से, मतलब समझिए टीचिंग सड़ी हुई टीचिंग हो रही है। बच्चे क्यों पगला जाते हैं, समझ रहे हैं ना? बच्चों को क्यों नहीं अच्छा लगता पढ़ना? इसी कारण नहीं अच्छा लगता। अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, यहाँ जो चारों साइंटिस्ट के नाम हैं, इन चारों को हमने अच्छे से डेप्थ में पढ़ा हुआ है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो सिंपली पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है ना, तो उसके बारे में आप जानोगे जब आप स्किनर साहब के बारे में पढ़ोगे। पूरी वीडियो अच्छे से अवेलेबल कराई है आपके लिए, आप नहीं देखोगे तो पछतावा ऐसे ही, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये। द बेस्ट मेथड टू टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग इज़। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है? आप ऐसा कुछ सोचो जो सिंपली किसी चीज़ को देख करके नहीं समझ में आ रहा हो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको एक पैटर्न दिया गया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये दिया गया 121, ठीक है, 144, 169, ठीक है, 196, 225। अब आपको मैंने कभी भी क्यूब के बारे में नहीं बताया है, तो क्या आप यहाँ तक कुछ कंक्लूजन निकाल के पहुँच सकते हो? पहुँच सकते हो, क्योंकि बच्चे को अगर हमने ये बताया है कि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन सा है, तो बच्चा कहेगा चलो हम देखते हैं। 11 इंटू 11 121, ठीक है, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, तो यहाँ पहुँच जाएगा। अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ गया किसी क्यूब से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि 11 का क्यूब क्या होता है? 1331, और ये हम उसको दे दें, उसके बाद हम उसको बता दें 1728 पे पहुंचना है, तो वो कोशिश करेगा ना यहाँ से यहाँ तक हम कैसे जा सकें। तो यहाँ पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग तभी आएगी जब हम बच्चे का बेस क्लियर करें। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा था, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपको साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप ईजिली टैकल करो उन क्वेश्चंस को जो अभी आपको ट्रिकी लगते होंगे, अभी आपको ऐसे लगते होंगे कि ये तो सिली मिस्टेक कराने के लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या आएगी? एमसीक्यू से आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। हो सकता है, मतलब अगर यहाँ से ओरल टेस्ट और ट्रू फॉल्स से हम कराएं तो सबसे कम यहाँ पर हमारे दिमाग लगाना पड़ेगा। एमसीक्यू में थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, वहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हमने आपको एस्से दे दिया तो क्यों डरते थे बच्चे एस्से लिखने के लिए? क्योंकि भाई साहब यहाँ ओपन एंडेड है कंपटीशन। ओपन एंडेड कंपटीशन का मतलब क्या है? इधर से हर तरफ से आपकी गलती हो सकती है। एमसीक्यू में मान लेते हैं आपने दो ऑप्शंस ऐसे निकाल लिए चार में से, जो आपको श्योर है कि ये तो हो ही नहीं सकते, तो दो में से आपके पास 50-50 चांस है ना। यहाँ पर आपको पहली बात तो चीज़ों की डेप्थ पता होनी चाहिए कि आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो उसकी डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं लिख रहे हो, मतलब निबंध ही नहीं लिख रहे हो, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर रहे हो, ट्रू फॉल्स सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर दो ही ऑप्शंस हैं, तो वो तो ईजी हो गया ना। तो यही होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो कि पहले सिंपल चीज़ों से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा ही होगा। ये मैथ के टर्म्स में ज़्यादातर यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर एस्से के टर्म्स में जो है वो क्या हो रहा है आपकी, मतलब जैसे हुआ था ना, रिमेंबर के बाद क्या आती है? अंडरस्टैंडिंग। और उसको आप जब लिख रहे हो तो समझो अप्लाई कर रहे हो। इवन पूरा का पूरा आपका जो दिमाग है वहाँ पर टेस्ट हो रहा है। तो इससे बहुत अच्छा
एग्जाम्पल होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, ठीक है। हॉट्स समझे हैं ना, HOTS, ये क्वेश्चंस होते हैं CBSE की बुक्स में, आप जा कर के देखोगे आपको मिलेंगे, ठीक। तो बेस्ट मेथड ऐसे ही है। यहाँ पर जो बेस्ट था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आपने सुना था ना, वीडियो में बताया, जा करके देखो। अब देखे रहोगे तो फ़ायदा ये होगा, 2 ही ऑप्शन देखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग सिंपली स्किनर साहब ने दिया था, वहाँ पर बताया हुआ है। द प्राइम पर्पज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था प्राइम पर्पज ऑफ एजुकेशन है मोरल डेवलपमेंट। साफ साफ देख के लग रहा है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है बहुत ईजी हैं, लेकिन अगर आप गांधी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो सकता है इसका भी आंसर गलत कर दो। द टर्म पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, बिल्कुल ईजी सा आंसर है, पर्सन से होगा क्या? परसोना से होगा, ठीक है, व्यक्तित्व, ठीक। पर्सन से मत कर देना, पर्सनल से मत कर देना, पर्सियन से तो बिल्कुल मत कर देना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग क्यों होती है? इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। इजी क्वेश्चन था। विच इज नॉट अ लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल क्या नहीं है? विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, एडेप्टिव। बताइए, एडेप्टिव। अच्छा, मान लेते हैं आपने कभी पढ़ा ही नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप ये वाला आंसर मारोगे ना, ये वाला आंसर मारोगे, लेकिन आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर कौन सा होना चाहिए? यही वाला। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जो एकदम इतने इजी दे देते हैं कि हमको लगता है कि यार ये भी कोई क्वेश्चन है। लेकिन इन क्वेश्चंस को देख के ऐसे नहीं कर लेना चाहिए कि मैं तो बिना पढ़े ही तीरंदाज हूँ, मैं तो बिना पढ़े ही सारे आंसर सही मार्क कर दूंगा। ये सब क्वेश्चंस होते हैं आपको बहलाने के लिए कि हाँ यार मुझे भी कुछ आता है, जिससे कि ज़्यादा लोग फॉर्म भरें। खैर ये तो मजाक था, आगे बढ़ते हैं। अ गुड क्वेश्चन पेपर क्या हो? मतलब एक अच्छा क्वेश्चन पेपर कौन सा होता है? वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसमें। एक अच्छा क्वेश्चन पेपर उसी को बोलते हैं, ठीक है। इतना मोटा मत हो जाओ भाई कि पता ही नहीं चले। इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग, ये तो गजब का है, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इन साइंटिस्ट के बारे में, क्योंकि इनके बारे में अलग से पढ़ना इसलिए ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ट्रिकी बन जाते हैं। इनको याद करने के लिए आप विराट कोहली को याद कर लो, तो वहाँ से आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। और कोहलर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। पहले तो क्वेश्चन का आंसर ये समझ लीजिए कि जो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है, ये कोहलर साहब के द्वारा दिया गया है। और कोहलर की जो थियरी थी, ठीक है, कोहलर थियरी ऑफ लर्निंग, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो ये है, चलिए एक मिनट। लर्निंग कैन अकर सडनली थ्रू अ फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेदर दैन सॉलिडली थ्रू ट्रायल एंड एरर। अच्छा, ट्रायल एंड एरर पे भी इनके थ्रू क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड कौन दिया था, तो वहाँ पर भी कोहलर की बात होती है। जैसे अचानक से कभी कभी किसी बच्चे के दिमाग में आ जाता है ना, ओ मैंने तो सीख लिया, वाह मुझे आ गया अचानक से, तो ये उसी वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। चिंपैंजी वाला एग्जाम्पल आपको याद ही होगा, अगर किसी ने पढ़ा इनके बारे में तो समझ रहे हैं। जैसे कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हो, तो कभी कभी इस ऑप्शन को देख के दूसरे वाले ऑप्शन के बारे में कुछ हिंट मिल जाता है, और फिर हमको पता लगता है ओ ये वाला होगा। तो हमारे सामने जो चीज़ें हैं उनका हमको कैसे बेस्ट यूज़ करना है अपने दिमाग को यूज़ करते हुए, वही है इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग। इनके बारे में और डिटेल में हम अलग से कभी पढ़ेंगे, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तुरंत पढ़ लेना। चलो, लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टेम्परेरी चेंज है, सडन चेंज है, एक्सीडेंटल चेंज है। तो सिंपल सी बात है, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विच फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग द मोस्ट? सबसे जरूरी चीज़ क्या है? सबसे जरूरी चीज़ एज है क्या? मैं तो बता देता भाई। देखो मेरे हिसाब से एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है लर्निंग में, क्योंकि जब आपकी एज कम होती है, यानी कि मान लेते हैं 5-7 साल से 15 से 20 साल, उस वक्त आपके पास बेस्ट लर्निंग वाला दिमाग होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती नहीं हैं। तो जो आपके दिमाग के फ्रैगमेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें भरी जा सकती हैं अच्छी अच्छी। बाद में तो बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ता है, तभी आप सही चीज़ सीख पाते हो। समझ रहे हैं? लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है मोटिवेशन। और लर्निंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं हो, बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है, तो कुछ नहीं सीखेगा। आप उसको सोफे पे बिठा दो, आप उसका लिंग बदल दो, आप उसकी एज 151 साल कर दो, मोटिवेशन नहीं हो, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, किसी हालत में नहीं पढ़ेगा। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग? फिर से आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए सिंपली दे दिया ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे कि ऐसे, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि चलो बेटा हम कहीं से आ रहे हैं, 16 आया, उसके बाद 19 आया, उसके बाद 22 आया, उसके बाद 25 आया। तो किसी एक सिंपल आप
बहुत छोटे बच्चे को ये क्वेश्चन दे के देखो, वो दिमाग लगाएगा कि इससे पहले कौन सा आएगा। आप उसको बताओ कि इसके बाद ये आया है तो इसके पहले ये क्या आएगा, वो लगा ले जाएगा दिमाग, उसको पता चल जाएगा 3 का डिफरेंस है, ठीक। लेकिन अभी उसको एकदम क्रिटिकल क्वेश्चन दे दो, मान लेते हैं कि +1 -1 दे दो कि 19 का टेबल पढ़ो और 38 -1 करो 37 कर दो, फिर × 4 कर दो, जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 19 का टेबल लिखो, ठीक है, 76, इतना ही काफ़ी, 19, 38, 57, 76, आप यहाँ पर लिख दो पहले तो 19, उसके बाद × 2 -1 तो यहाँ 37 लिख दो, फिर × 3 -1 यहाँ पर 56 लिख दो, × 4 -1 यहाँ पर 75 लिख दो। तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है 19 का टेबल पढ़े या फिर डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल दे। तो इसी ऐसे ही क्वेश्चंस को बोला जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और यहीं से बढ़ती है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आप बहुत अलग अलग पहलुओं पे सोच करके किसी एक आंसर पे पहुंचते हो। जरूरी नहीं एक ही रास्ता हो, लेकिन आप आंसर निकाल लेते हो, समझिए। तो इन्हीं को बोला जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। द मोस्ट इफेक्टिव डिसिप्लिन टेक्निक्स, सबसे प्रभावी अनुशासन तकनीक कौन सी है? शारीरिक दंड। ये तो बेस्ट होती थी हम लोगों के ज़माने में, टीचर जब डंडा निकालता था ना भाई, सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाती थी। सस्पेंसर, थ्रेटनिंग ये सब है नहीं। पहला ये होगा रीजनिंग विद स्टूडेंट्स, बच्चों को समझाओ, पुचकारो, दुलारो। इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, इमोशनल डेवलपमेंट सिंपली कनेक्टेड है अफेक्टिव डोमेन से। पढ़ा है हम लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में तो पता ही होगा। इमोशंस हमारे दिमाग से नहीं कनेक्टेड होते हैं, साइकोमोटर से नहीं कनेक्टेड होते हैं, लिंग्विस्टिक से नहीं कनेक्टेड होते हैं। देखो इनके तहत हम व्यक्त बिल्कुल कर सकते हैं, दिमाग से हम अपने इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। कभी कभी दुखी होते हैं तो कुछ कर लेते हैं, खुशी होते हैं तो कुछ और कर लेते हैं। तो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो भी अफेक्ट होती हैं इमोशनल चीज़ों से। आपकी भाषा भी बदल जाती है। लेकिन इसका डायरेक्ट संबंध पूछा है तो भावनात्मक डोमेन ही होना चाहिए, अफेक्टिव डोमेन, जो कि इसका आंसर है 65 का, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स क्यों ज़रूरी हैं? क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि वो सब कुछ करती हैं इनमें से। आप देखो, रुचि भी बढ़ाती हैं, समय बचाती हैं, ध्यान आकर्षित करती हैं, ठीक। और देखो, आप कहोगे कि ये क्या फालतू क्वेश्चन करा रहे हो, तो इनके बारे में भाई आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा इस पे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में यही सब यूज़ होंगे शब्द, और आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो क्यों यूज़ होते हैं। तो ऐसे दे देगा कि वो क्या करते हैं, तो आप ढूंढते रह जाओगे। आप यहाँ पर सिर्फ टर्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चलेगा ये कितनी ज़रूरी वीडियो थी आपके लिए। वहाँ पर भी मैं ये चीज़ें वापस आपको डिस्कस कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा वाह क्या बात है, हमको पता है। माइंड मैपिंग, सीधा सिंपल आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, माइंड मैपिंग क्या है, तो आप क्या करोगे? ड्राइंग तो करोगे नहीं, चलो ठीक है, सिंपल से। मेमोराइजिंग फार्मूलाज भी हो नहीं सकता, सॉल्विंग पजल्स हो नहीं सकता, सिंपली ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। अच्छा, मैपिंग से आपको पता ही होगा, मैपिंग में हमें एक एक चीज़ की लोकेशन पता होती है। जैसे यहाँ जाना है तो हमें पता होगा, मैप आप खोलते हो तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को, आइडियाज़ को अपने दिमाग में रखना, वही हो जाता है माइंड मैपिंग, ठीक है। फर्स्ट स्कूल फॉर चिल्ड्रन इज, पहला क्या है? घर ही तो होगा। ये तो ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस भी होने चाहिए बहुत। द बेस्ट मेथड फॉर स्लो लर्नर्स, जो लोग धीरे सीखते हैं उनके लिए क्या है? बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत शिक्षण होना चाहिए। क्योंकि बिना इसके तो बच्चे के साथ हम समझिए भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा सीख नहीं पाया है। तो इसके लिए पहले तो 2-3 चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। माइक्रो टीचिंग, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। रिमीडियल क्लासेस होती हैं, रिमीडियल लेक्चर, ठीक, ये सब बच्चे के लिए कराया जाता है। प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। और अगर आप एज अ फैसिलिटेटर बन जाओ तो बच्चा सही परफॉर्म कर जाता है। जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में तो आपको मैंने बताया ही है, ठीक है, इसके फोल्डिंग के थ्रू। विच थियरी इज कनेक्टेड विथ ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर ये भी बहुत अच्छी थियरी है, इनके बारे में भी मैंने अभी आपको नहीं बताया, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। अभी जिनको जानना है उनके लिए मैं डेफिनेशन लगा दे रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक साहब, और इन्होंने ट्रायल एंड एरर वाली बात बताई थी हमसे। और अब अगर आप उसको देखोगे, अच्छा इनकी थियरी यार आ जाओ, चलो। थॉर्नडाइक थियरी ऑल्सो नोन एज कनेक्शनिज्म, ठीक है, states that learning is a process of forming and strengthening connections between a stimulus and a response। एक स्टिमुलस है, ये एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब चीज़ों को स्टिमुलेट करने वाला, और यहाँ से एक रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक। और इसी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको जब हम मजबूत कर देते हैं, उसी को लर्निंग बोला जाता है। अगर हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के कनेक्शन को मजबूत कर दिया, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कनेक्शंस बिटवीन अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब हम किस तरीके से बिहेव करते हैं किसी एक चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को
अपने सामने देख करके या अपने लिए उपयोग करके। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, आपको जो चीज़ स्टिमुलेट कर दे वही आपके लिए स्टिमुलस है, समझ गए। तो यहाँ से हमारे लिए क्या थियरी इन्होंने दी, कौन सी थियरी दी, यहाँ पर आप देखिए ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक। यहाँ पर आप इनके बारे में और पढ़ सकते हो, बाकी इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन तो बनता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो खुद भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक। आंसर मैंने आपको बता दिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। ब्लूम साहब की जो टैक्सोनॉमी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्जाम नहीं, पनिश नहीं, बट टीचर्स को पढ़ाना नहीं, क्लासिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम उद्देश्यों को वर्गीकृत करना, ठीक। तो अधिगम का उद्देश्य क्या होता है, पढ़ाने का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे को समझ में आए चीज़ें, ठीक है। उसका 360 डिग्री डेवलपमेंट हो। विच लर्निंग इज़ परमानेंट, कौन सी लर्निंग परमानेंट है। रोट आपने 2 का पहाड़ा याद किया था, ABCD याद किया था, छोटा बड़ा याद किया था, आज तक याद है ना। आप यही आंसर मारोगे, मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर कट जाएंगे। तो जब तक आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपके परमानेंट दिमाग में नहीं घुसेगी, ठीक है। द करिकुलम, अच्छा परमानेंट दिमाग से याद आया, एक होता है हमारा मेन दिमाग जिसको हम लगातार यूज करते रहते हैं, एक और दिमाग होता है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, इसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड, ठीक। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और 90% वही दिमाग होता है जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, ठीक, वो हमको यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। द करिकुलम हमारी बॉडी को द करिकुलम क्या है, करिकुलम का मतलब ये होता है प्लान फॉर लर्निंग। और यहाँ पर क्या होता है, ये रिलेटेड टू आपकी टेक्स्ट बुक भी होता है, स्कूल से भी कनेक्शन होता है इसका। टीचर तो उसमें का सेंट्रल पार्ट एक एंगल से होता ही है, बाकी एजुकेशन का सेंट्रल पार्ट बच्चा होता है, ठीक है। अच्छा, करिकुलम का सेंट्रल पार्ट टीचर मत मार देना, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि टीचर बहुत खास जरूरी चीज़ होता है करिकुलम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने में, ठीक है। द टीचर कम्युनिकेट्स मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, टीचर जो है सबसे बेस्ट तरीके से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचा सकता है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी कभी कभी काम नहीं करता है, किताबें भी काम नहीं करती, नोट्स भी काम नहीं करते हैं। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, सही तरीके से वो डील कर रहा है बच्चों को, तो मज़ा आ जाएगा बच्चों को। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर वैल्यू एजुकेशन इज, वैल्यू एजुकेशन कैसे आप दे सकते हो बच्चे को, स्टोरी टेलिंग, क्योंकि बच्चे स्टोरी टेलिंग से खुद को रिलेट कर पाते हैं। अगर उनके आसपास की चीज़ों को आप उन्हीं के तरीके से समझाओगे कि स्टोरी के माध्यम से, उनको सच में बहुत मज़ा आएगा और वो उससे अपने अंदर जो मोरल है उसको हाई कर लेते हैं, मतलब सही चीज़ों को वो सीख करके आगे इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं। तो स्टोरी टेलिंग आप भी अपने बच्चों के साथ किया कीजिए, जो भी आसपास के हों। पनिशमेंट नहीं, लेक्चर मत दो उनको, डिक्टेशन मत करो, सीधे बात मत बता दो, कहानी बताओ। क्रिएटिविटी में क्या होता है, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दी अबव, सारी तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। द बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज, बेस्ट वे मोटिवेट करने का बच्चों को क्या है, उनके प्रयासों की प्रशंसा करना, बिल्कुल यही आंसर होगा ए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कौन सा भावात्मक उद्देश्य है, क्या करना, इंटरेस्ट को डेवलप करना। क्यों, क्योंकि हम किसी को जोड़ना सवाल करना सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भावना कुछ है नहीं। चार्ट, आंसर राइटिंग, देखो आंसर अगर ओपन एंडेड हम रटवा के करा रहे हैं तो गलत बात है, लेकिन ऐसे ही कोई सिंपल सा क्वेश्चन दे दिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिए उसको, खुला क्वेश्चन, हुए माए बेटा तुम क्यों पैदा हुए हो, चलो आंसर लिखो, तो ये हो गया कौन सा, हॉट्स वाला क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर भावात्मक वाली बात हो रही है, तो उसके इंटरेस्ट के बारे में जब हम बात करेंगे, उसके इंटरेस्ट को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो वही होता है अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, एक चीज़ ये भी पूछता है कि जैसे इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से फ्रेम करेगा, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे आ गया था, लव फॉर स्टूडेंट्स, अगर वो बच्चे के प्रति प्रेमपूर्ण ही नहीं है तो अच्छी टीचिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर होनी चाहिए इन सभी में से, और सारी चीज़ें इग्नोर करो। अ गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी, एक अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए ना, इसके बारे में कौन बात किया है, पता होना चाहिए ना। साइंटिस्ट वाली वीडियो देखो भाई, 80 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ 60 और बचे हैं। विच टीचिंग मेथड इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करोगे। कौन दिया था, साइंटिस्ट, वीडियो देखो,
इन टीचिंग हु इज़ कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ द, और बहुत छोटी वीडियो है, वहाँ पर आप सारे साइंटिस्ट के बारे में जान जाओगे और ये सब आंसर्स आपको पता होंगे, जुबान पे होंगे। इन टीचिंग हु इज़ कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, सिंपल सी बात है, लर्नर ही है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, हिंदी वाले, शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया का केंद्र इसे माना जाता है, याद रखना, हमेशा काम आएगा। द की कॉम्पोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज, FASA बताया है ना इसके बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेटिव जो इवेल्युएशन होता है वो आपका कंटिन्यूअस फीडबैक देता है, फाइनल नहीं होता है, क्योंकि ये तो होता है एसए, ठीक है, एंट्रेंस भी FASA नहीं होता है। माइक्रो टीचिंग क्यों होती है, क्यों होती है? क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए नहीं, रिजल्ट एनालाइज करने के लिए नहीं, टीचर ट्रेनिंग के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए ही माइक्रो टीचिंग होती है। स्पेशली उनकी छोटी छोटी स्किल्स पे इसमें फोकस किया जाता है, छोटे छोटे लेक्चर्स में, लेक्चर भी नहीं कह सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में लेक्चर के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग एड? टीचिंग एड क्या है? जो टीचिंग में मदद करे। सिंपल हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ लो, आसान हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड भी है, अटेंडेंस रजिस्टर है, स्कूल बस है, स्टाफ रूम है। एक एंगल से देखो तो सब टीचिंग एड हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाते वक्त कौन सा काम आ रहा है, वो है ब्लैक बोर्ड। अगर एजुकेशन एड की बात करेगा तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर तो सारी चीज़ों की ज़रूरत है ना, स्कूल बस की भी ज़रूरत है, अटेंडेंस रजिस्टर की भी, और यूनिफॉर्म या स्टाफ रूम, ये सब तो होना ही चाहिए। इन पेडागॉजी डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों होता था, मैंने इसके बारे में आपको बताया ना। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हो ना, बस वही है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसीलिए होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग क्यों होती है? टू प्रिपेयर टीचिंग सिस्टमेटिकली। अच्छा, टीचिंग अगर सिस्टमेटिकली नहीं चलेगी तो हजड़ भजड़ हो जाएगा और उसमें ना टीचर सही से पढ़ा पाएगा ना बच्चा सही से पढ़ पाएगा। तो ये टर्म आपको याद होना चाहिए, लेसन प्लानिंग, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। और जब भी लेसन प्लानिंग का क्वेश्चन आएगा आपको पता होना चाहिए कि सिस्टमेटिक टीचिंग की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शंस ऊपर नीचे दे देता है ना, ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, सी पहले आएगा, वहाँ पर ये हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। विच प्रिंसिपल सपोर्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहाँ से आएगी? स्ट्रिक्टनेस से, पनिशमेंट से, अथॉरिटी से नहीं, इंटरेस्ट से, ठीक है, सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे इंटरेस्ट, बच्चा है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो रही है। टीचिंग एड्स क्या करते हैं? क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं? नहीं, अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी होगा। अ गुड टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट टू, एक जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, किसके लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो रटने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, चर्चा से बचने के लिए, चुप रहने के लिए? नहीं, क्वेश्चन पूछने के लिए। पूछो बेटा, जो पूछना है पूछो, मुझे सब आता है, ऐसा टीचर नहीं बोलता है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि बच्चा पूछ क्या रहा है। जरूरी नहीं टीचर को सब कुछ आए, वो उसको, अगर बच्चे ने पूछ लिया भगवान है कि नहीं, तो टीचर उसको किसी मोरल स्टोरी के ज़रिए, ठीक है, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के ज़रिए समझा सकता है कि बेटा आप भगवान मतलब क्या मानते हो, कोई ऐसी पावर जो आपको हेल्प करती है। तो फूड आपको हेल्प करते हैं, आप फूड को भगवान मानो। वाटर आपको हेल्प करता है, आप वाटर को भगवान मानो, ठीक है। एयर आपको हेल्प करती है, एयर को, फायर को, ठीक है। आप अर्थ, मदर अर्थ को करो, ठीक है, अपनी मदर को करो, अपने फादर को करो। ये लोग अगर हैं तो भगवान भी होंगे, क्योंकि ये सब हमारी मदद कर रहे हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं। ये नेचर जिंदा है तो भगवान भी होंगे, ऐसे मतलब समझ गए होंगे ना। बाकी पीयर लर्निंग क्या है? पीयर लर्निंग क्या है? सहपाठियों से सीखना, क्योंकि पीयर का मतलब ही होता है अगल बगल वाले बच्चे, बच्चों की बात हो रही है वहाँ पर। टीचर्स भी पीयर्स में आ सकते हैं, तो वहाँ लर्निंग की बात हो रही थी। लर्निंग बाय डूइंग कौन प्रमोट किया था, आप बताओ? जब करना करके आपको सीखना है तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड ही काम करेगा ना, लेक्चर तो काम नहीं आएगा। डिक्टेशन दे दो बच्चों को, कहाँ से काम आएगा? तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 93 पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर्स मैसेज अंडरस्टैंडिंग? मैसेज कैसे आप समझोगे? इनकोड करके। इनकोड मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित कर देना। डिकोड मतलब आपने कोई बच्चे को कुछ बात बताई और वो डिकोड कर गया, मतलब उसको कुछ ना कुछ पहले से इन्फॉर्मेशन थी, उसको डिकोड कर लिया, कहाँ सर ने क्या कहा या मैडम ने क्या कहा। तो जो विच पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर्स मैसेज अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंड आप कर पाओगे डिकोडिंग से, डिकोड कर लो तो। बाकी नॉइज़ और मीडियम तो फालतू ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस कितने इजी दिए हुए हैं, आपके एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस नहीं आने वाले हैं। आपको सिर्फ टर्म्स पता होने चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपको दी गई है। आप इसका दुरुपयोग करो, सदुपयोग करो, आपके ऊपर है।
इसके बाद जो मेन क्वेश्चंस आएंगे ना, जो आपकी टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस होंगे, जो आपके अलग अलग टीचर्स ने प्रोवाइड किया है, जब आप उसको सॉल्व करोगे इनसे बातें आपको पता रहेंगी, आपकी हेल्प होगी। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं भाई, आपके दिमाग में चीज़ें फिट कराने में बहुत समय लगता है, 3-3, 4-4, 5-5 बार कभी कभी लग जाता है। स्पाइरल करिकुलम की बात कौन किया था, आपको पता ही है ना। तो ये सब ज़रूरी है। रेमिडियल टीचिंग किसके लिए? स्लो लर्नर्स के लिए है, कि भैया उनके ऊपर काम किया जाए, सुधार किया जाए उनका, जिससे कि वो अपने जो अन्य बच्चे हैं यानी कि पीयर्स हैं उनसे कॉम्पीट कर सकें आसानी से। द टीचर यूजेस एग्जाम्पल्स एंड रियल लाइफ सिचुएशन। दिस इज एग्जाम्पल्स एंड रियल लाइफ सिचुएशन को टीचर यूज़ कर रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन वाले एग्जाम्पल्स को। तो ये क्या है? को रिलेशन ही है ना। आप अपने घर की कहानी से बच्चों को कुछ समझा दिया, बच्चे के किसी कंडीशन से बच्चों को कुछ समझा दिए, तो यही होता है। यहाँ पर को रिलेशन ही है। इवेल्युएशन कर नहीं रहे हो, योजना बना रहे, प्रशासन कर नहीं रहे, तो को रिलेशन का मतलब आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है। बाकी द प्रोसेस ऑफ गिविंग मार्क्स और ग्रेड्स इज कॉल्ड, क्या है? आप किसी को नंबर दे रहे हो बच्चे को, तो प्लानिंग कर नहीं रहे हो, मोटिवेशन कर नहीं रहे हो बच्चे का, टीचिंग कर नहीं रहे हो, तो असेसमेंट कर रहे हो। सिंपल असेसमेंट आपको पता चल गया। फॉर्मेटिव, समेटिव, ये भी आपको पता ही होना चाहिए, ऊपर बताया ही है। द मेन पर्पज ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं? राइटिंग की पॉइंट्स, डेकोरेशन, अटेंडेंस, स्टोरिंग मटेरियल। तो ये है सस्ता जुगाड़ है, सस्ता टीचिंग एड है। अ डेमोक्रेटिक टीचर इज वन हु इनकरेजेस पार्टिसिपेशन। सिंपल सी बात है, भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 100, ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड, क्या होता है? चार्ट्स एंड मॉडल्स, रेडियो एंड टीवी, बोथ एंड भी। हाँ, दोनों होंगे, क्योंकि ऑडियो मतलब सुनने वाले, वीडियो मतलब देखने वाले। तो यहाँ पर आप देखो चार्ट्स एंड मॉडल्स में अच्छा, मॉडल्स से ऑडियो कहाँ आएगी? ये सिंपली आपके सामने मॉडल रखा हुआ है, तो सिर्फ बी होना चाहिए ना, रेडियो एंड टीवी। ठीक, बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नन होगा क्या? आप बताओ। ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड, अच्छा ऑडियो विजुअल एक साथ पूछा है, अलग अलग पूछा है, ये भी डिपेंड करता है ना। बाकी आपको मैंने ऑप्शन बता ही दिया कि यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप भी एक बार कंफर्म कर लेना। ऑडियो विजुअल का मतलब है जहाँ पर दोनों चीज़ें हो, ऑडियो भी है, विजुअल भी हो, जहाँ पर आपको दिखाई या सुनाई दे। तो दिखाई तो दे रहा है, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो क्या ही बताएं। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इतना इजी है फिर भी कन्फ्यूजिंग लग रहा है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मोटिवेट स्टूडेंट इज, ईजी है ना। रिवॉर्ड दोगे, पनिशमेंट दोगे, इनकरेज करोगे उनके एफर्ट्स को, बिल्कुल आप यही काम करोगे। मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। नहीं यार, पानी पीना तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, खटाक से पी लेता हूँ। बच्चे को आप जब प्रोत्साहन दोगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, और यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव वे हो जाएगा ये किसी भी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। रीइंफोर्समेंट क्यों यूज किया जाता है? इम्प्रूव अनडिजायरेबल बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? कि आप किसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हो। स्ट्रेंथन डिजायर्ड बिहेवियर, यहाँ पर यही होगा ना। आपको मैंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों के बारे में अच्छे से बताया हुआ है साइंटिस्ट वाली वीडियो में, तो यही होगा ना। पॉजिटिव, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है और पनिशमेंट भी होती है। मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? आप में से किसी ने उसका एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करी? नीचे आप कमेंट करना, कोई तो कमेंट। देखो पहले यहाँ तक आने ही बहुत बड़ा काम है, इतनी देर तक वीडियो देखना ही बहुत बड़ा काम है। और जो देख लेगा उसको लगता है मैं कमेंट कर दूंगा तो मैं जग जीत लूँगा, लेकिन आप जब सही आंसर्स बताओगे नहीं तो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो कैसे काम करेगी? सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें कैसे जा करके सही स्कीमा में फिट होंगी? फिट ही नहीं होंगी, फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। पानी पीता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा देता हूँ। अ गुड क्लासरूम क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड रेलेवेंट, बिल्कुल कन्फ्यूजिंग और लेंदी, इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज क्या है? ज़रा इसका आंसर आप लोग बताओ। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, नीचे कमेंट करके बताना, और जो नहीं बताएगा वो वीडियो देख के पाप कर रहा है और चला जाए यहाँ से। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का, बॉडी लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ, बॉडी लैंग्वेज किसका है? वर्बल है, नॉन वर्बल है? आप बताना नीचे कमेंट करके। विच मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी कौन बढ़ाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, डिक्टेशन, रोट लर्निंग या ड्रिल मेथड? क्रिएटिविटी ड्रिल से नहीं बढ़ेगी। ड्रिल से आपकी प्रैक्टिस जब होगी किसी चीज़ की
तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। लेकिन जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, मंथन विधि लगाते हो, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत टॉप लेवल पे चली जाती है। क्रिएटिविटी आप ड्रिल से नहीं बढ़ा सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग से बढ़ा सकते हो, वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी समेटिव इवेल्युएशन कब किया जाता है? ड्यूरिंग टीचिंग नहीं, एट द एंड ऑफ अ टर्म, ठीक है। समेटिव फॉर्मेटिव कब किया जाता है? ड्यूरिंग टीचिंग, ठीक है, ये याद रखना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोमोटर स्किल? साइकोमोटर में सोचना, समझना, याद करना तो नहीं आएगा, राइटिंग आएगा, क्योंकि हाथों से आप लिखते हो, ठीक है, फिजिकली आप इन्वॉल्व होते हो उसमें, ठीक है, इसलिए वो हो गई साइकोमोटर स्किल। इंडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो या स्पेसिफिक टू जनरल? देखो, और दो चीज़ें हैं, नोन टू अननोन और थियरी टू प्रैक्टिस। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा या आप खुद ही पता कर लोगे, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर ये दोनों है, इन्हीं में से कोई एक आंसर है। आप बताओ, जनरल टू स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक टू जनरल है? वो लोग बता रहे थे ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलो 108 का भी आंसर बताना। दो क्वेश्चन अभी भना भन मैंने आपसे पूछे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, लेकिन फिर भी आप बता ही दोगे। इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक। आगे चलते हैं। अ टीचर शुड बी, एक टीचर शुड बी फ्रेंडली एंड फेयर, दैट इज पार्शियल, शॉर्ट टेम्पर, केयरलेस। ये इजी ऑप्शंस हैं, पहला ही ऑप्शन होगा यहाँ पर, फ्रेंडली एंड फेयर। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टीचिंग प्रोसेस? पढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो सब कुछ बर्बाद चला जाएगा, चाहे आपको कितना अच्छा टीचिंग आती हो। बच्चे हल्ला मचा के आपको बुरा टीचर घोषित कर देंगे, और पहले ही इवैल्यूएशन करने लगे, बच्चों को जज करने लगे, तो हो गई पढ़ाई। अ टीचर प्रोवाइड्स एडिशनल टास्क टू फास्ट लर्नर्स, दिस इज क्या है? दिस इज इनरिचमेंट। आपको मैं बता दूं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके साथ इनरिचमेंट विधि यूज़ की जाती है, क्योंकि उनको आप कुछ एक्स्ट्रा काम अगर नहीं दोगे तो वो बोर होने लगेंगे क्लास में, ठीक है। उनके लिए फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। रिमीडियल टीचिंग कमज़ोर बच्चों के लिए होती है, ठीक है। पनिशमेंट और काउंसलिंग, पनिशमेंट तो किसी के लिए नहीं होती है, काउंसलिंग भी ऐसे समझ लो कि जो बच्चे बिगड़ चुके हैं उनके लिए होती है काउंसलिंग ज़्यादातर केसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में सबसे गंदी बात क्या है? आई कॉन्टैक्ट, क्लियर मैसेज, प्रॉपर जेस्चर। अब ये क्वेश्चन ऐसे लग रहा होगा बहुत ईजी है, हम तो इसका आंसर दे देंगे, लेकिन कम्युनिकेशन की बात कर रहा है और यहाँ पर आप क्या आंसर मारोगे उसका? तो आप ऐसा कोई वर्ड ढूंढोगे ना जो अपने आप में नेगेटिव हो। आई कांटेक्ट तो अच्छी बात है, क्लियर मैसेज अच्छी बात है, प्रॉपर जेस्चर भी अच्छी बात है, नॉइज जो है यहाँ पर शोर शराबा है। अच्छा, यहाँ पर अगर वॉइस की बात कर देता तो वो तो यूज़ होनी चाहिए, तो नॉइज थोड़ा सा मतलब हो गया ना शोर शराबा, तो ये संचार में बाधा का काम करेगा। बाकी अगर आप टीचर के पास सही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और वो धीरे बोल रहा है तो भी तो गड़बड़ काम कर रहा है, तो उसको सही कम्युनिकेशन स्किल में ही नहीं डाला जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से समझना। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? ब्लूम ने दिया, स्किनर ने दिया, किलपैट्रिक ने दिया, या हर्बर्ट ने दिया? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप भनाक से उसका आंसर मारोगे तो समझ लेना आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। हर्बर्ट हो गए, ब्लूम हो गए, स्किनर हो गए, इनके बारे में आप जानकारी तो रखते ही होगे। किलपैट्रिक के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। बाकी प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक साहब ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। द पर्पज़ ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या किस लिए होता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए होता है, ये याद रखना। एकदम पहला ही ऑप्शन दे दिया इसलिए इजी है, बाकी और तो फालतू चीज़ें दी हुई हैं ऑप्शंस में। अ टीचर एवेल्युएट्स ईच स्टूडेंट्स प्रोग्रेस वीकली, वीकली हो रही है तो फॉर्मेटिव, लगातार हो रही है ना, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। सो लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई। अच्छा, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर का मतलब क्या है? जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसको आप लाइफ लॉन्ग सीख जाते हो, क्योंकि यहाँ पर सीखने की बात हो रही है, सिर्फ रटने की बात नहीं कि आप कल को उसको भूल जाओ। तो जब बिहेवियर बदल जाएगा तो समझ लीजिए आपकी टीचिंग काम कर गई। और ऐसा कहा था स्किनर साहब ने, इनके बारे में तो आप जानते ही हो। अच्छा, वाटसन साहब के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। द बेस्ट, मैं भी पढ़ाऊँगा, आप भी पढ़ो, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। एग्ज़ाम आपका है या नहीं है? मेरा एग्ज़ाम है क्या, या सिर्फ मेरा ही एग्ज़ाम है? आपका एग्ज़ाम है तो आपको भी कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिल जाती हैं, आपको खुद से संघर्ष करना पड़ता है, बहुत जगहों पे करना पड़ता है। हल्ला मत मचाया करो हर जगह, अपनी ज़िंदगी को लेकर के थोड़े से सीरियस हो जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में। द बेस्ट वे टू मैनेज मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम। मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम का मतलब कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, कुछ अच्छे बच्चे हैं, कुछ चिल्लाने वाले बच्चे हैं, कुछ नशेड़ी, कुछ भंगेड़ी हो जाते हैं क्लास में। बड़े क्लासेस की बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा था। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बच्चों के बारे में। तो तवा 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 का मुकाम है। तो मिश्रित क्षमता वाली क्लास हो गई, और इसको आपको प्रबंधित करना है, मतलब कि मैनेज करना है। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? सेम टास्क सबको दे दोगे? नहीं। आप फोकस करोगे टॉपर्स पे? नहीं।
वीक स्टूडेंट्स को इग्नोर कर दोगे? नहीं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दोगे ना, सबको भेदभावपूर्ण शिक्षण। भाई हिंदी देखो, कमाल की हिंदी है यहाँ पर। बाकी अगर आपके एग्ज़ाम में कभी हिंदी से ऐसी चीज़ें फंस जाएं तो आप याद रखना, जो इंग्लिश वाली बातें होती हैं वही मानी जाती हैं। बाकी यहाँ पर भेदभावपूर्ण नहीं लिखा होना चाहिए था, इसको एक टर्म बोलते हैं विभेदित निर्देश, ठीक है, वो लिखा होता तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी आंसर इसका यही होगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस किसी काम के नहीं है, इसलिए हम एकदम इजीली यहाँ पर पहुँच गए। अभी कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस होते तो हम फंस जाते। अ गुड लेसन प्लान इज, गुड लेसन प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, कन्फ्यूजिंग होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपके हिसाब से वो नहीं हो, बच्चे के हिसाब से हो, तो फ्लेक्सिबल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्लासरूम क्वेश्चनिंग इम्प्रूव्स, क्लासरूम में जब आप क्वेश्चनिंग करवाते हो तो क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, बिल्कुल। बाकी सब ऑप्शन घटिया हैं। अ टीचर यूजेज जेस्चर एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट, दिस इज क्या है, टीचर क्या कर रहा है, जेस्चर यूज कर रहा है, एक्सप्रेशन यूज कर रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है, तो ये मुंह से बोल नहीं रहा है ना, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। फॉर्मली वो बिहेव नहीं कर रहा है, रिटर्न तो है नहीं, वर्बल तो है नहीं, मुंह से बकबक तो कर नहीं रहा है, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन, क्लासरूम में डिसिप्लिन का मेन पर्पज क्या है, मेंटेन ऑर्डर, पनिश लर्नर्स, क्रिएट फियर, शो अथॉरिटी। टीचर एज एन अथॉरिटेरियन तो हो ही नहीं सकता, तो ऑर्डर को ही मेंटेन करना पड़ेगा। ये हो गया बेस्ट। विच टीचिंग मेथड इज बेस्ट फॉर लार्ज क्लासेस, लार्ज क्लासेस के लिए क्या ज़रूरी है, लार्ज क्लासेस में आप लेक्चर दोगे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट करवाने लगे तो हो चुका भैया, प्रोजेक्ट हो चुका। ग्रुप डिस्कशन कराने लगे तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। बाकी कई केसेस में ग्रुप डिस्कशन भी एक अच्छा निर्णय हो जाता है। बाकी जब भी कभी भी आपको बड़ी क्लास रहेगी या बड़ी क्लास के बच्चे दिखेंगे तो वहाँ पर लेक्चर मेथड ही बेस्ट है। जल्दी से सिलेबस करवाना है, मज़ा आ जाएगा लेक्चर मेथड में। बाकी रोल प्ले, जीडी, प्रोजेक्ट मेथड, ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग इन्वॉल्व्स, एक्सप्लेनिंग जो एक्सप्लेनेशन वाली स्किल है उसमें क्या होना चाहिए, क्लैरिटी एंड एग्जांपल्स होने चाहिए, स्कोल्डिंग स्टूडेंट, गिविंग होमवर्क, रिमेन साइलेंट, तो उसका ऑप्शन होगा क्लैरिटी एंड एग्जांपल्स। अच्छा, आपसे जब आगे हार्ड क्वेश्चंस में इन चीज़ों को ऐड किया जाएगा, वहाँ पर सिंपली लिख देगा कि एक्सप्लेनेशन हो रहा था, इसका मतलब क्लैरिटी एंड एग्जांपल इसके अंदर छुपा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन कर रहा था कोई टीचर बच्चों को कुछ, और बच्चों को समझिए क्लैरिटी मिल जानी चाहिए, एग्जांपल्स क्योंकि उनको दिए गए होंगे, तो आपको ये मान के चलना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे हार्ड, इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आंसर पता है? नहीं पता तो क्या ही बोलें, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना बेकार चला गया समझो। पता रहे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी थॉर्नडाइक साहब इसके आंसर हैं। इनको बोला गया है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, थॉर्नडाइक साहब को, ठीक है। विच फैक्टर्स अफेक्ट्स लर्निंग द मोस्ट, क्या, इंटरेस्ट, ठीक है। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप करा लो, मोटिवेशन नहीं होगा तो करा लो। तो ऐसे क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर देना है। रेमेडियल टीचिंग किस पे फोकस करती है, वीक एरियाज पे, बिल्कुल बात की गई थी ना, बाकी और तो कुछ होगा नहीं। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, फीडबैक। क्योंकि शोर, गलत फहमी, भ्रम तो हो नहीं सकता, आपको सिंपली इसके बारे में बताया गया है, ऑप्शंस पे मत जाओ, यहाँ पर फीडबैक की बात हो रही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमेशा फीडबैक होता है। फीडबैक का मतलब सामने वाला आपको प्रतिक्रिया दे रहा है अपनी, उसको कैसा लग रहा है। कस्टमर सपोर्ट पे जब भी आप कॉल करते हो आपसे फीडबैक मांगा जाता है ना, इसीलिए। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग फॉल्स अंडर, अंडरस्टैंडिंग समझ कहाँ पर आती है, समझोगे आप कहाँ पर, समझ आपको कहाँ पर आएगी, कॉग्निटिव डोमेन में ही आएगी ना, और जगहों पे तो आएगी नहीं, ठीक है, तो समझ वहीं पर आएगी। लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट इज़, लर्निंग इफेक्टिव कब बनती है, जब वो मीनिंगफुल हो, बिल्कुल। बाकी और जो ऑप्शन हैं घटिया है। अ टीचर्स फेशियल एक्सप्रेशंस हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर का जो फेशियल एक्सप्रेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो काफ़ी हेल्प करता है बच्चों को। एक टीचर है जो स्माइल के साथ पढ़ा रहा है, एक टीचर एकदम गाली गलौज करके, मतलब ऐसे लग रहा है घर से झगड़ा करके आया है, मुंह फुला के पढ़ा रहा है। बच्चा जो हंस रहा है, टीचर जो मुस्कुराते हुए पढ़ा रहा है, उससे समझना चाहेगा, सीखना चाहेगा, उसके जैसा बनना चाहेगा। पर्सनालिटी की भी बात होती है टीचर्स की, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। द की रोल ऑफ अ टीचर इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज़,
अब देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में जो टीचर होता है उसका की रोल क्या होता है, मतलब मुख्य भूमिका उसकी क्या होती है बताओ। जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ वही होती है। क्या मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको एक सुविधा प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। मैं केवल बक करने तो आया ही नहीं हूँ, मैं आपको कंट्रोल करने तो आया नहीं हूँ। आपकी अपनी निजी लाइफ है, आपकी अपनी स्वतंत्र लाइफ है, आप कैसे जी रहे हो। मैं आपके लिए डिक्टेटर तो बन नहीं गया, मैंने सिर्फ आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। एज अ फैसिलिटेटर मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो रही है क्योंकि आपको कंपटीशन में जा करके बैठना है, ठीक है। कौशल आधारित शिक्षा हो रही है, तो भैया जब कौशल आधारित शिक्षा हो रही है तो टीचर को एज अ फैसिलिटेटर ही बन के आना पड़ेगा। और आजकल ज़्यादातर शिक्षा इसीलिए उसी एंगल पे हो रही है, तो इसीलिए टीचर एज अ फैसिलिटेटर ही यूज़ किया जाता है टर्म मोस्ट ऑफ द केसेस में। द मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज कंस्ट्रक्ट करना। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्टिविज्म तो छोड़ दो, वहाँ पर जो 5-6 अलग अलग तरीके की थियरीज होती हैं उनके बारे में बताया था, जाकर के वीडियो देखना। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय लर्नर्स। ऑप्शन ईजी था इसलिए आपको पता चल गया। अभी इसी चूक घुमा के पूछ लेना तो हो चुका कल्याण। विच अभी देखना जब आएंगे ना हार्ड क्वेश्चंस तब पता चलेगा, उसकी अलग से सीरीज आएगी। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब, वर्बल मतलब मुंह से बक करना, मुंह से बोलना। नॉन वर्बल का मतलब जो आप मुंह से बोल के नहीं कर रहे हो। तो आप स्माइल मत मार देना, स्माइल भी तो मुंह से कर रहे हैं ना। बाकी लेक्चर, राइटिंग, स्पीकिंग। लेक्चर मुंह से आप व्याख्यान कर रहे हो, ये वर्बल है। राइटिंग क्या है, राइटिंग क्या है, आप लिख रहे हो तो ये वर्बल हो गई नहीं। स्पीकिंग आप बोल रहे हो, बोलना तो वर्बल हो ही गया। फिर तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, लिख तो हम मुंह से नहीं रहे हैं तो गलत हो जाएगा ना ऑप्शन। और हाँ सब मुंह से रहे हैं, स्माइल हो जाता है। ये इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं यार, अभी यूज़ तो किया था मैंने एक टर्म, मैंने क्या हम सब यूज़ करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। ये बॉडी लैंग्वेज है, ये वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता, ये नॉन वर्बल का पार्ट होता है, ठीक है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल, तो सिंपली स्माइल हो जाएगा। राइटिंग जो है वो वर्बल में आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी इन टीचिंग मोटिवेशन मेनली डिपेंड्स ऑन। मोटिवेशन किस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट पे, बिल्कुल। बाकी और जो चीज़ें हैं वो फालतू की हैं। विच प्रोवाइड्स, अच्छा क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम होंगे, स्टूडेंट के इंटरेस्ट से रिलेशन है मोटिवेशन का। अगर बच्चे को मोटिवेशन है पढ़ने के लिए तो इसका मतलब वो चीज़ उसको इंटरेस्टिंग लग रही है। सब्जेक्ट पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। विच प्रोवाइड्स रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस। रियल लाइफ लर्निंग मतलब प्रोजेक्ट वर्क, आप परियोजना कर रहे हो ना, लेक्चर, नोट्स और डिक्टेशन से कोई फ़ायदा नहीं। इन एवेल्युएशन द टर्म ग्रेडिंग रेफर्स टू। ग्रेडिंग से क्या होता है, गिविंग ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स, ईजी। अ टीचर्स पेशेंस किस में काम करता है, टीचर के पास पेशेंस है तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को संभालने में। क्योंकि कोई हो हल्ला कर रहा है, टीचर अगर खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गया तो कैसे संभालेगा। द लर्निंग बाई वॉचिंग अदर्स कॉन्सेप्ट इज नोन एज इमिटेशन होता था। आप दूसरों को देख करके सीखते हो, तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आप कर रहे हो, ऑब्जर्व करके सीख रहे हो ना, वही हो गया। अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम इनकरेजेस। डेमोक्रेटिक क्लासरूम में क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, हर कोई पार्टिसिपेट करता है वहाँ पर। बाकी ये चीज़ें फालतू की हैं। द बेस्ट वे टू हैंडल स्लो लर्नर्स। आप देखो स्लो लर्नर को आप रिमीडियल टीचिंग दे दो, बेस्ट रहेगा। उनको सजा दोगे वो और नहीं सीखेंगे, उनकी टीचिंग कम कर दोगे वो और नहीं सीखेंगे, ठीक है। इग्नोर करोगे तो भाई आप कैसे टीचर हो यार, घटिया काम कर रहे हो। तो ये हो गई छोटी सी वीडियो। ये जब आपके साथ कंबाइन होकर के मिलेगी तो ये हो जाएगी बड़ी सी वीडियो। आप यहाँ तक पहुँचोगे तो यानी कि आपने ख़त्म किया वो पार्ट जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ 70% आपका काम हो गया। अब 30% काम है आपकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस होगी हार्ड क्वेश्चंस पे। हार्ड मतलब जो रियल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा जब रियल एग्ज़ाम्स में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो 30 में से टीचिंग एप्टीट्यूड में 15 से 18 क्वेश्चंस बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाते हैं। ये सबसे सॉल्व होते हैं, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। लेकिन जो अगले 12 क्वेश्चंस हैं वो जब आप ये सब चीज़ें पढ़े रहोगे ना, और यहाँ से छोटे छोटे टर्म्स को यूज़ करके उनको फिर से टच करोगे, तो यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चंस और बन जाएंगे। मतलब आपका जो टारगेट है ना 25 तक पहुँचने वाला 30 में से, और 20 में से 17-18 पहुँचने वाला, वो ईजिली हो जाएगा। तो आप 50 में से 40 तक आंकड़ा टच कर लोगे, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो पहली बार टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहा है या जो बीएड
बेगारी से किया था, ढंग से नहीं पढ़ा है, उसके लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है 50 में से 40 हिट कर लेना। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जा कर के बैठोगे तब ये बात आपको मेरी याद आएगी। तो इसीलिए यहाँ तक अगर आपने वीडियो दिया है तो खुद का कंधा ऐसे बोलना, ठक ठक ठक, वाह भाई तूने कर दिखाया। यहाँ तक आए हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। बाकी अब प्रैक्टिस वाली जो वीडियोज़ रहेंगी वो अलग से रहेंगी। इसमें हमने आपको सिर्फ टर्म्स को समझाने के लिए एज अ क्वेश्चन आपको संभालने की कोशिश करी। नहीं तो आप कहते हैं बोर हो रहा हूँ, क्वेश्चंस को देख करके बंदे बोर नहीं होते, इसलिए मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक एक टर्म सिखाने की कोशिश करी जो आपके लिए ज़रूरी था। तो हमने आपको बता दें 50 से लेकर के 140 यानी कि 90 क्वेश्चन लगभग 45 मिनट में करिए, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन। ये थी फास्टेस्ट वीडियो अभी तक की, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, इसलिए ये वीडियो को मैं बहुत फास्ट तरीके से आपके सामने रख पाया। अगर मैंने आपको पहले चीज़ें नहीं समझाई होती तो इतना फास्ट में नहीं चल पाता, एक एक चीज़ आपको समझानी पड़ती। शुरुआत में मैंने आपको एक एक चीज़ करके भी दिखाई, कैसे आप सर्च करोगे, कैसे आप चीज़ों को ढूंढोगे। तो बस यार यही थी वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो उसके लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में जो कि आपकी बहुत मदद करेंगी एग्ज़ाम में। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।